हेलो स्टूडेंट, कटियार एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम 11th क्लास की हिंदी साहित्य की पुस्तक अंतरा से पद्यखंड का पाठ कवि पद्माकर द्वारा रचित कविता पढ़ाऊंगी। तो सबसे पहले हम कवि पद्माकर जी के बारे में जान लेते हैं। रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि पद्माकर का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में सन 1753 ईस्वी में हुआ था। परिवार में अधिकांश लोग कविता करते थे, अतः उनके वंश का नाम कवीश्वर पड़ गया था। इनके पिता मोहनलाल भट्ट जी भी एक अच्छे कवि थे। इन्हें अनेक राजाओं के आश्रय में रहने का सुअवसर मिला। बूंदी एवं जयपुर के राजाओं ने इन्हें सम्मान, दान और जागीरें भी प्रदान की थीं। अतः इनका रहन सहन भी राजाओं जैसा ठाट बाट का था। सुख भोग के साथ लंबी आयु प्राप्त करके सन 1833 ईस्वी में इनका देहांत हो गया। पद्माकर द्वारा रचित ग्रंथों में हैं हिम्मत बहादुर, बिरदावली, पद्माभरण, जग विनोद, प्रबोध पच्चीसी, गंगा लहरी, राम रसायन और आलीजा प्रकाश, प्रताप सिंह, बिरदावली आदि इनके प्रमुख काव्य ग्रंथ माने जाते हैं। पद्माकर एक प्रतिभा संपन्न रचनाकार थे, अतः इनके काव्य में परिष्कृत परिभाषा का ही प्रयोग मिलता है, पर कहीं कहीं पर अवधी भाषा और बुंदेलखंडी का भी मिश्रण मिलता है। यह मिश्रण उनकी भाषा के मधुरता प्रदान करता है। शुद्ध वर्णात्मक प्रसंगों में भी उन्होंने अनप्रास अलंकारों का द्वारा भाषा का आकर्षक श्रृंगार किया है। शब्द ध्वनि से भी अर्थ का संकेत करने में इनको दक्षता प्राप्त थी। काव्य में रस, अलंकार, गुण, शब्द शक्ति और वर्ण मैत्री का अद्भुत संगठन इनके काव्य की सुव्यवस्थित रूप प्रदान करने वाले हैं। अतः इन्हें रीत काल की सुरमय वाटिका में सुशोभित पुष्प की संज्ञा भी दी गई है। इनकी मुख्य रूप से इस पाठ में 3 कविताएं हैं जो बसंत ऋतु की वर्णन किया गया है, और वसंत ऋतु जब आगमन होता है उस समय प्रकृति में आए हुए परिवर्तनों का इन्होंने पूर्ण रूप से वर्णन किया है। अब हम पढ़ते हैं कविता। और भांति कुंजन में गुंजरत भीर भौर हैं, और डोर झोरन पे बोरन के वह गए, कहे पद्माकर सु और भांति गलियानी, छलिया छबीले शैल और छवि चुभे गए, और भांति विहंग समाज में आवाज होती, ऐसे ऋतुराज के ना आज दिन दुए गए, और रस और रीत और राग और रंग और तन और मन और बाने हुए गए। यहाँ पर आया है और माने और ही, या दूसरे प्रकार के या दूसरी तरह की। कुंजन, कुंजन माने कहा गया वृक्षों के समूह को। गुंजरत, गुंजरत माने भौरों की आवाज या गुंजन करते हुए भौरे। भीड़, भीड़ माने भीड़ या समूह। भौर, भौर माने यहाँ पर भ्रमण, भ्रमण के लिए कहा गया। डौल, डौल यहाँ ढंग या तरीका। झौरन, झौरन माने कहा गया वृक्षों की शाखाओं की पत्तियों का जो समूह होता है। बोरन, बोरन माने मंजरी, आम के बारीक पुष्पों के समूह। जो जब आम में बोर आती है उसको बोर कहते हैं, आम के पेड़ों में जो फूल आते हैं। गलियान, गलियान माने यहाँ गलियों में कहा गया है। छलिया, छलिया माने कपटी या ढोंगी। छबीले, छबीले माने सुंदर कहा गया है। शैल, शैल माने नए युवक। शुभे गए, शुभे गए माने स्पर्श कर गए। विहंग, विहंग माने यहाँ पक्षी के लिए कहा गया है। समाज, समाज माने समूह। आवाज, आवाज माने चहचहाट। दिन द्वय, दिन द्वय माने 2 दिन। और रस, और माने दूसरी तरह के आनंद। रीत, रीत माने ढंग। राग, राग माने संगीत, प्रेम। रंग, रंग माने आनंद। ऋतुराज, ऋतुराज यहाँ बसंत के लिए कहा गया है। वन, वन माने जंगल, लता वृक्ष आदि का जो समूह होता है। तो इस कविता में कवि ने वसंत ऋतु के आगमन पर प्रकृति में हुए परिवर्तनों का यहाँ पूर्ण रूप से वर्णन किया है। कवि प्रकृति में आए परिवर्तन के कारण प्राणी जगत और पेड़ पौधों आदि में बसंत आने पर आए परिवर्तन का वर्णन करते हुए कहते हैं। और भांति कुंजन में गुंजरत भीर भौरे, और डोर झोरन पे बोरन के हुए गए। यहाँ कवि ऋतुराज वसंत के आने पर वृक्ष
या पेड़ों और लताओं के समूह में, गुंजों में भंवरों की भीड़ उमड़ गई है। बसंत ऋतु जब आती है तो उस समय जो फूल होते हैं, पेड़ होते हैं, पेड़ों में फूल लगे होते हैं और उन फूलों पर भंवरे गुनगुनाते हुए उनके ऊपर उमड़ते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वृक्ष और लताओं पर ऋतु परिवर्तन के साथ ही पुष्प लद जाते हैं। अतः उन पुष्पों का रसपान करने के लिए झुंड के झुंड उन भंवरों पर, उन फूलों पर चारों तरफ चक्कर लगाते दिख रहे हैं। कहीं पद्माकर सु और भांति गलियान चलिया छबीले छैल और छवि छवै गए हैं। कई वृक्ष लताओं पर ऋतु परिवर्तन के साथ ही पुष्प लद गए हैं और इसी प्रकार वृक्षों में नई नई कोपलें आने से, शाखाओं के छोर पर पत्तों के लद जाने से झौर बन जाते हैं। यानी कि जब नए नए कोपले, नए नए पत्ते आते हैं तो उनके पत्ते नए आने से उसमें पूर्ण रूप से झुंड के झुंड या समूह के समूह दिखाई देते हैं और उन पर नई नई मंजरियां आ जाती हैं। मंजरियां मैं आपको कहा गया फूलों के लिए। वसंत ऋतु में आम के वृक्षों पर बौरे आ जाया करते हैं। बौरे आती हैं इसलिए भी मधुपान करने के लिए भ्रमर गुंजन करते हुए झुंड बनाकर उड़ने लग जाते हैं। और भांति विहंग समाज में आवाज होती, ऐसे ऋतुराज के ने आज दिन दे हैं। और चारों तरफ से भौरे उनका रसपान करने के लिए उनके ऊपर मंडराने लगते हैं। भौरों के समान ही गली गली में अनोखे श्रृंगार बनाकर नव युवक टोलियां निकल आती हैं। और जैसे ही बसंत ऋतु आती है, जिस प्रकार से भौरे झुंड के झुंड फूलों पर आते हैं, उसी प्रकार से गलियों में जो नव युवक होते हैं, नए नए लड़के होते हैं, नव युवक होते हैं, वो भी टोलियां बना करके अपने हाव भाव और रूप रंग से गोपियों को मोहित करने की जुगाड़ में इधर उधर घूमने या घूमते दिखाई देने लगते हैं। ऋतुराज वसंत के आगमन पर पक्षियों की चहचहाट में भी परिवर्तन हो जाता है और उनके मन में अनोखा उल्लास आ जाता है। अतः उनके स्वर ही बदल जाते हैं और ही प्रकार के हो जाते हैं। अभी केवल 2-4 दिन ही बीते हैं वसंत आगमन के और ऐसे ऋतुराज के ना आज दिन दुए गए। और अभी 1-2 दिन ही हुए हैं वसंत आगमन के, लेकिन आनंद का स्वरूप ही नहीं बदला, उसका ढंग भी बदल गया है। और रस और रीत और राग और रंग, पक्षियों की स्वर लहरी भी बदल गई है। प्रकृति की शोभा दुगनी हो चुकी है। वसंत ऋतु के समस्त वन प्रांतर शोभा से भर जाता है। इसी प्रकार से लोगों का मन और तन उल्लास से भरकर अधिक आकर्षक बन जाता है तथा और तन और मन है और बने गए हैं। लोगों का तन उल्लास के भर करके अधिक आकर्षक बन जाता है। तभी सबका मन उमंग और उत्साह से इतना प्रसन्न हो जाता है कि उसे सारा संसार सौंदर्य से भरा हुआ दिखाई देने लगता है। यहाँ पर पूर्ण रूप से उन्होंने वर्णन किया है कि संपूर्ण वसंत ऋतु में होने वाले प्रकृति परिवर्तनों से सुंदर प्रकृति दिखाई देने लगती है। और वहाँ पर इनकी भाषा शैली में इतना ही वर्णन किया गया है कि पशु पक्षी वृक्ष लता और पुष्प सभी तत्व प्रकृति के सौंदर्य में आनंदमय हो जाते हैं और इसी प्रकार मानव के तन और मन भी इसका असर पड़ता है। धन्यवाद।